उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 1200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। C295 विमान भी धरासू पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद। धराली में ग्रामीण भी कर रहे हैं ITBP की रेस्क्यू में मदद। संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे ITBP के जवान। धराली में हादसे की जगह से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट। चारों तरफ दिखा मलबा। धराली के 25 परिवारों ली मंदिर में शरण। हर्षिल में आए सैलाब के बाद हर तरफ मची तबाही। गांव तक पहुंचने वाली सड़कें भी हुई बर्बाद। मकान, दुकान, होटल सब बहे। उत्तरकाशी में आपदा के बाद बिजली आपूर्ति बहाल करने की जद्दोजहद जारी। UPCL की टीम कठिन परिस्थितियों में कर रही है काम। पानी के बीच से होकर गुजर रहे कर्मचारी। धराली में आपदा के दौरान बहा लिमचिगाड़ पुल बहाल। पुलिस, NDRF और इंजीनियर्स ने पुल का निर्माण किया, यातायात के लिए रास्ता खोला। इसरो ने शेयर की धराली हादसे की कुछ तस्वीरें। हादसे के बाद चारों तरफ दिखे तस्वीरों में तबाही के निशान। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पर CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आपदा प्रभावित लोगों को बचाने का प्रयास जारी। सभी इलाकों में बिजली और टेलीफोन सेवाएं बहाल। उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने आपदा प्रभावित सड़कों का किया निरीक्षण। पैदल ही घटनास्थल के लिए रवाना हुए। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना। निचले इलाकों में लोगों को निकलने की सलाह। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुई तेज बारिश। सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी। राजस्थान के राजसमंद में डैम में डूबने से 3 लोगों की मौत। अपने 2 पोतों को नहाने ले गई दादी का फिसला था पैर। यूपी के शाहजहांपुर में बाइक सवार दंपति अपने 2 बच्चों के साथ बाढ़ में बहे। पत्नी और 1 बच्ची की डूबने से मौत। बिहार के भागलपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों को हो रही है परेशानी, किसानों की फसलें बर्बाद। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर जारी। लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते हिमाचल प्रदेश की 362 सड़कें बंद। हिमाचल में अगले कुछ दिनों के लिए और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 362 सड़कें बंद। बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 116 लोगों की मौत। यूपी के महोबा में बारिश के चलते जर्जर मकान ढहा। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। प्रशासन ने रास्ते से मलबा हटाया। जापान के चिकुगो शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। शॉपिंग मॉल से लेकर रिहायशी इलाके में भरा पानी। हीता शहर में 1 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश। जापान के कुमामोटो में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। अमेरिका के अयोवा में सैलाब ने मचाई तबाही। सड़क पर पानी भरने से यातायात ठप। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी। अमेरिका के मिल्वॉकी में बाढ़ से आफत। घरों में घुसा पानी, सड़कें बनी दरिया। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। चीन के चेंगदू में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक भरा पानी। रूस के दागिस्तान में बाढ़ से भीषण तबाही। कई घरों में घुसा पानी। सड़कों पर तिनके की तरह बहने लगी गाड़ी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में लगातार हो रही बारिश के कारण कई घरों में घुसा पानी। रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेनों का परिचालन बंद। मैक्सिको के टैनसेटारो में तेज बारिश के बाद जमकर गिरे ओले। कई गाड़ियों के शीशे टूटे। किसानों की फसल बर्बाद। सांसदों को लेकर जा रहे एयर इंडिया के विमान की चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग। 2 घंटे तक हवा में चक्कर लगा रहा था विमान। एयर इंडिया के विमान में कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल भी सवार थे। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पायलट हादसे से बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। एक बड़ा हादसा टला। मध्य प्रदेश के देवास में टोल मांगने पर बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे की गुंडागर्दी। डंडे लेकर टोल प्लाजा पर किया हंगामा। पुलिस ने दर्ज किया केस। झांसी के से मोठ जाने वाली बस का वीडियो वायरल। बस की छत पर सवारियों का दिखा जत्था। अंदर भी क्षमता से ज्यादा भरी थी सवारियां। यूपी के महाराजगंज में खाद विक्रेता की दबंगई का वीडियो वायरल। बुजुर्ग किसान को लात घूस और चप्पल से पीटा। रांची में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार कार ने 3 वाहनों को मारी टक्कर। 3 लोगों की मौत। यूपी के सीतापुर में SP के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और पूर्व मंत्री रामपाल राज्यवंशी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। मंदिर परिसर में पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की। प्रयागराज में तेंदुआ देखने के बाद इलाके में दहशत। वन विभाग ड्रोन से कर रहा है तेंदुए की तलाश। यूपी के बाराबंकी में खाद बंटवारे को लेकर बवाल। किसानों ने ट्रक रोककर किया धरना। खाद की कालाबाजारी का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा की सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में पानी की किल्लत को लेकर लोगों का प्रदर्शन। मेंटेनेंस में लापरवाही से नाराज लोगों ने समस्या के समाधान की मांग की। यूपी के फतेहपुर में 200 साल पुराने मकबरे को लेकर विवाद। बीजेपी, बजरंग दल और BHP ने मकबरे को बताया मंदिर। सामूहिक पूजा पाठ का किया ऐलान।
आज दिल्ली में 184 नए सांसद आवास का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आवास बनाने वाले कारीगरों से भी मिलेंगे। सांसद आवास परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाएंगे। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर नहीं थम रहा संग्राम। राहुल गांधी की अगुवाई में आज संसद से इंडिया ब्लॉक का मार्च। चुनाव आयोग पहुंचकर जताएंगे विरोध। वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने दिया विपक्षी सांसदों को मिलने का समय। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश की चिट्ठी लिखकर आज दोपहर 12 बजे मिलने के लिए बुलाया। आज इंडिया ब्लॉक के सांसदों की योगी खरगे के घर डिनर पार्टी, एसआईआर और वोट चोरी को लेकर बनेगी रणनीति। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाली दस्तावेज दिखाने पर कर्नाटक के सीईओ का राहुल गांधी को नोटिस। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ शुरू की जांच। कर्नाटक के बाद हरियाणा के सीईओ का राहुल गांधी को नोटिस। राहुल से 10 दिन के अंदर शपथ पत्र जमा करने को कहा। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस। 10 दिन में शपथ पत्र देने को कहा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें नोटिस जारी कर रहा है। हम किसी भी नोटिस से डरते नहीं हैं। वोट चोरी के मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। कहा, इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों के साथ कर रहे हैं चर्चा। पूरी रणनीति के साथ आएंगे वापस। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का चुनाव आयोग को लेकर एक्स पोस्ट लिखा। चुनाव आयोग कोई न्यायालय नहीं। चुनाव आयोग एक प्रशासनिक निकाय जिसकी जिम्मेदारी विपक्ष चुनाव कराना। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बोले दिग्विजय सिंह। कहा, राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे उसे कोई नहीं नकार सकता। आखिर बिहार में एसआईआर का कारण क्या है? शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, आज हर नागरिक के मन में चुनाव आयोग के लिए सवाल। अपनी जवाबदेही से बच रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बयान। कहा, राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे उसका जवाब दे चुनाव आयोग। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को चुनाव आयोग का नोटिस। 14 अगस्त तक मांगा गया जवाब। तेजस्वी ने लगाया है 2 वोटर कार्ड होने का आरोप। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की जांच में नई जानकारी। वाड्रा ने 3 दिवंगत लोगों पर लगाया घोटाले का आरोप। वाड्रा के मुताबिक तीनों लोग उनकी ओर से काम करते थे। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को लेकर याचिका दायर। आज से यूपी मानसून सत्र की होगी शुरुआत। 4 दिन चलेगा सत्र। विपक्ष ने की है सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग। यूपी में मानसून सत्र से पहले अखिलेश यादव ने की बैठक। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ता रहे मौजूद। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली को फिल्मी हब बनाने को लेकर सीएम रेखा गुप्ता गंभीर। दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्थल बनाने के लिए फिल्म पॉलिसी बनाई। ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बड़ी वजह टेक्नोलॉजी। ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत दिखी। ट्रंप के टैरिफ पर नितिन गडकरी का बयान। कहा, हमें कम करना होगा इंपोर्ट, बढ़ाना होगा एक्सपोर्ट। विश्वगुरु बनने के लिए यही जरूरी। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ट्रंप टैरिफ के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझ रहे हैं। कुछ लोगों को भारत का विकास पसंद नहीं है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान। कहा, अगला युद्ध कभी भी हो सकता है। हमें करनी होगी तैयारी। अगली बार खतरा ज्यादा बड़ा हो सकता है। चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन को लेकर बयान। कहा, जो बयान देता हूं वो बगावत नहीं, मेरी चिंताएं हैं। मजबूती से एनडीए गठबंधन के साथ हूं। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने किया शरद पवार के बयान का समर्थन। कहा, महाराष्ट्र चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे से मिले थे 2 लोग। चुनाव में जीत का किया था वादा। असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का एक्सपोस्ट लिखा। एक गांव में 30,000 लोगों के बीच सिर्फ 100 सनातन धर्म के लोग। परिवार चाहे तो उन्हें हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चिंता जताई। कहा, ये दोनों आम लोगों की पहुंच से बाहर। दुर्भाग्यवश शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ व्यवसायीकरण। बीजेपी के मैनिफेस्टो को लेकर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा। जो इतिहास में उलझे हैं वो क्या विजन की बात करेंगे। बीजेपी को हुआ मैनिफेस्टो का मेमोरी लॉस। नोएडा में फर्जी पुलिस स्टेशन का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज और अधिकारी बनकर लोगों से करते थे धोखाधड़ी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक व्यक्ति गिरफ्तार। खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। अभियुक्त से 6 मोबाइल और 2.5 लाख रुपए कैश बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में सीबीआई ने किया फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 44 लैपटॉप, 71 मोबाइल, 1 करोड़ 20 लाख कैश और 7 लग्जरी कारें जब्त। जयपुर में पुलिस ने किया शराब तस्करी का पर्दाफाश। कार से 288 बियर और 33 शराब की बोतलें बरामद। कैफे संचालक गिरफ्तार। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी पर राइटी का छापा। जेएनयू ग्रुप संचालक संदीप बख्शी के पास से 10 करोड़ रुपए जब्त।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, हिजबुल के 2 आतंकवादियों के घिरे होने की आशंका, तलाशी अभियान जारी। पंजाब के बटाला में पत्रकार परमिंदर की पीट कर हत्या, पुलिस पर पत्रकार को पीटने का आरोप, 1 अगस्त का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में गोलीबारी की घटना, 1 व्यक्ति की मौत, 1 घायल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 3 बच्चों के अपहरण का मामला, पुलिस ने 45 साल के 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बिहार के कटिहार में धर्मांतरण के आरोप को लेकर बवाल, हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा को रोका, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। तुर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, 6.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता, भूकंप के बाली केसेर में इमारत ढही। तुर्की में भूकंप के तेज झटकों के बाद हड़कंप, दहशत के चलते मॉल में इधर उधर भागते दिखे लोग। हमास ने किया इजरायल पर रॉकेट से हमला, आईडीएफ ने किया पलटवार, हमास की लॉन्चिंग साइट को किया तबाह। हमास को लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हमारे पास हमास को पूरी तरह से हराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प। सीरिया के स्वेदा शहर में डॉक्टर की हत्या का हैरान करने वाला वीडियो आया सामने, हमलावरों ने सरेआम पीट कर हत्या। रूस ने यूक्रेन में अजरबैजान के ऑयल और गैस स्टेशन पर किया हमला, अजरबैजान ने रूस को जवाबी कार्रवाई की धमकी। यूक्रेन Su-27 लड़ाकू विमानों ने किया रूस के हमले को नष्ट, पोक्रोवस्क में रूस ने किया था हवाई हमला। रूस के खेरसौन में रूसी सेना के कमांड पोस्ट पर यूक्रेन का हमला, यूक्रेन ने किया 25 रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। ट्रंप से पुतिन की मुलाकात से पहले आई हैरान करने वाली जानकारी, सूत्रों का दावा, ज़ापोरिजिया और खेरसौन में कब्जा किए गए क्षेत्र को रूस नहीं करेगा वापस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित जमीन अदला बदली को ज़ेलेंस्की ने किया खारिज, कहा यूक्रेन उन सभी क्षेत्रों का दावा करता है जिन्हें रूस में किया गया है शामिल। नेटो महासचिव मार्क रूटे का बयान, कहा ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से होगा साफ ये पुतिन युद्ध विराम को लेकर कितने गंभीर। राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की के अलास्का में आने की खबरों को अमेरिकी मीडिया ने किया खारिज, कहा अफवाह फैलाई गई। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की आज बैठक, यूक्रेन मुद्दे पर होगी चर्चा। यूरोपीय देशों के नेताओं ने किया पुतिन ट्रंप की मुलाकात का स्वागत, कहा उम्मीद है जल्द हो सकता है रूस यूक्रेन में युद्ध विराम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान, कहा ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाने के बारे में सोच रहे हैं, रूसी तेल खरीदने पर भारत की तरह चीन पर भी टैरिफ लगाएगा अमेरिका। बांग्लादेश में 2 अलग अलग जगह छापेमारी, भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा जब्त, ढाका में मस्जिद से भी मिले बड़ी मात्रा में हथियार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दी परमाणु युद्ध की धमकी, कहा अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका के साथ बातचीत की खबरों को किया खारिज, बोले किसी भी देश को मध्यस्थ के रूप में नहीं चुना गया। इजरायल के लोगों ने बंधकों की रिहाई को लेकर निकाली डाउनटाउन में रैली, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। एडिनबर्ग के आर्थर सीट में लगी भीषण आग, जंगलों में दिखा धुएं का गुबार और आग की लपटें। आरबीआई ने मृत ग्राहकों के बैंक खातों और लॉकर से संबंधित दावों के निपटान के लिए की पहल, अब बैंकों को 15 दिन में करना होगा निपटारा, देरी से समस्या के समाधान पर देना होगा मुआवजा। सीबीएसई ने अगले साल से ओपन बुक परीक्षा को मंजूरी दी, कक्षा 9 की परीक्षाओं में ओपन बुक को शामिल करने का फैसला किया। भारत अपनी समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगा, बेड़े में शामिल होंगे आरपीए और यूएवी। कटरा और अमृतसर के बीच नई वंदे भारत ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। रविवार को पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई थी हरी झंडी। दिल्ली में तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज और बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने निकाली तिरंगा यात्रा। उत्तराखंड के धराली में मंगलवार दोपहर बादल फटने से बड़ी तबाही मची, आपदा के 7वें दिन राहत और अभियान अंतिम चरण में पहुंच गया है। टीवी9 रिपोर्टर 30 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हर्षिल पहुंचे इस मैदानी रास्ते। इस दौरान रास्ते में कई मुश्किलें भी आईं और हर्षिल से धराली तक तबाही के निशान बिखरे हुए दिखाई दिए। भागीरथी नदी के रौद्र रूप से धराली से लेकर हर्षिल तक सड़क नेटवर्क ध्वस्त हो गया है। जल प्रहार से कई सड़कें टूट गई हैं और सैलाब में बह गई हैं। तो उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। ग्राउंड जीरो पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। तो ग्राउंड जीरो पर टीवी9 की टीम मौजूद है और तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं धराली की, किस तरह के हालात हैं धराली में आपदा के बाद। टीवी9 भारतवर्ष की टीम यहां पहुंची है। 30 किलोमीटर के दुर्गम
पहाड़ी रास्तों से होते हुए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा पहुंचे और वहां से तबाही की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद हर्षिल में आर्मी बेस कैंप के बाहर का हाईवे पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आर्मी के जवानों ने अस्थायी पुल तैयार कर दिया, लेकिन अगर कोई फिर से सैलाब आता है तो उसके लिए कैसी है सेना की तैयारी? देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। तबाही के बाद हर्षिल में आर्मी बेस कैंप को काफी नुकसान हुआ। इस वक्त हम गंगोत्री उत्तरकाशी हाईवे पर मौजूद है, लेकिन हाईवे पूरी तरीके से गायब हो चुका है। आप देखिए कि आर्मी ने यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल बनाया था, लेकिन दोबारा तबाही ना हो, और अगर तबाही आती है कनेक्टिविटी धराली और उत्तरकाशी की खत्म होती है, तो यहाँ पर आर्मी देखेंगे एक टेम्परेरी रोपवे बना रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आर्मी के जो जवान हैं वो रोप लाइनिंग के जरिए यहाँ पर एक हिस्से को पेड़ में बांध रहे हैं, और जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी तरफ आप देखेंगे करीब 400 मीटर की दूरी पर वहां पर उसको पेड़ से बांध रहे हैं, ताकि अगर कोई दोबारा सैलाब आता है और यहाँ पर रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो कम से कम इस रोप के जरिए जो जरूरी सामान है, रसद है, खाने पीने की चीजें हैं, उनको आगे की तरफ ले जाया जा सके। आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान इस वक्त पेड़ों से पूरा मेहनत करके जो रस्सी है, लाइन है, जो रोप लाइन, उसको इस वक्त यहाँ पर जोड़ रहे हैं ताकि वो कर सके। और दूसरा एक और इन्होंने यहाँ पर बनाया, ये जो आप देख रहे हैं ये भी रोप लाइन है जिस पर लटक करके आर्मी के जवान तमाम सामान को दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं। इसी के ठीक पीछे हर्षिल में वो लेक बनी हुई है जिसकी वजह से पूरी तरीके से रास्ता बाधित हो चुका। फिलहाल आर्मी तमाम अलग अलग ऑपरेशन चला रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, लोगों को रिलीफ पहुंचा रही है और आगे की प्लानिंग कर रही है ताकि अगर कोई दोबारा तबाही होती है तो उससे किस तरीके से नुकसान को कम किया जा सके। पुनीत कुमार शर्मा, गंगोत्री। और धराली त्रासदी के 6 दिन बाद भी हालात भयावह हैं। मलबों के बीच से जिंदगी की आस कम होती जा रही है। एक लंबा और कठिन सफर तय करके टीवी9 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है मुखवा ग्राउंड जीरो पर। ये वो जगह है जहां पर 5 अगस्त को जब सैलाब आया तो लोग खड़े हुए थे और यहां से उन्होंने सीटियां बजानी शुरू की थी ताकि सामने जो धराली गांव मौजूद है यहां पर लोग सतर्क हो जाएं और अपनी जान बचा पाए। ये मुखवा का मुख्य गंगा मंदिर है और आपको बता दें मां गंगोत्री 6 महीने यहीं पर निवास करती हैं, यहीं से उनकी डोली आगे गंगोत्री के लिए जाती है। और ये मुखवा मंदिर है और यहीं से जो आप देखेंगे सामने वो सिर्फ इस वक्त गाद और कीचड़ नजर आ रही है। यहां पर 5 अगस्त की दोपहर तक एक भरा पूरा गांव होता था। 475 वोटर थे जिनके अलावा बच्चे मौजूद थे, लेकिन 5 अगस्त को यहां पर क्लाउड बस्ट हुआ। ऊपर आप जो देख रहे हैं जगह, ठीक वहीं से क्लाउड बस्ट के बाद उसी इलाके से, उसी सकरी वैली से जो फ्लैश फ्लड आया और उसके बाद ये पूरे मुखवा गांव में फैल गया। सेकेंडों में मुखवा गांव को ये अपने साथ बहा कर ले गया। जो पूरा आप कीचड़ पत्थर देख रहे हैं, यहां पर एक गांव होते थे, कहीं ये बाजार था यहां पर भरा, लोग दिन में यहां पर शॉपिंग करने आए थे, गाड़ियां चल रही थी सड़कों पर, होटल थे, दुकानें थी, मकान थे, ये सब कुछ बहा कर ले गए। आपके सामने एक वो होटल नजर आ रहा है, वो लगभग पूरी तरीके से कीचड़ में धंस चुका है और जो नदी का रास्ता है उसने अपना रास्ता बदल लिया। आप देखेंगे भागीरथी नदी का। और इस पूरे शहर में, इस पूरे गांव में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ गाद ही गाद नजर आ रही है। अब तक इस पूरे हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे बड़ा जो मुश्किल काम था वो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि मां गंगोत्री जाने का रास्ता यही है। और उसके अलावा यहां पर तमाम जो उस वक्त पर्यटक आए हुए थे, जो पास में भैरव घाटी, नेलोंग और इसके अलावा हर्षिल में घूमने के लिए आए थे, और उसके बाद यहां पे मां मुखवा मंदिर में दर्शन करने के बाद वो लोग धराली इलाके में थे कि जब यहां पर सैलाब आया। ये तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जिस वक्त फ्लैश फ्लड आया था उस वक्त यहां का क्या खौफनाक मंजर रहा होगा। लोग यहां पर खेल रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, कोई अपने काम को जा रहा था, कोई मंदिर जा रहा था, घरों में खाने बन रहे थे। इसके अलावा अचानक सैलाब आया, लोगों ने मुखवा के इस टॉप से सीटी बजानी शुरू की और चिल्लाना शुरू किया। नीचे आप देखेंगे लोग भागने लगे थे, लेकिन सैलाब ने उनको जरा सा भी वक्त नहीं दिया और सब कुछ अपने
अपने साथ बहाकर ले गए, तहस नहस कर दिया। सामने की तस्वीरें वाकई में हृदय विदारक हैं। शायद ये जो जख्म है ये कभी भी मुखवा या उत्तरकाशी के लोग, जो धराली के लोग हैं, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और जब से ये प्राकृतिक आपदा आई है तब से हमारे दो संवाददाता लगातार आप तक तस्वीरें, अपडेट पहुंचाते रहे। अवनीश पाल और हमारे साथ पुनीत शर्मा भी इस वक्त देखिए आपको नजर आ रहे होंगे, धराली में मौजूद है। पुनीत, आपके पास मैं आऊं उससे पहले ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, आपकी रिपोर्ट जो हमने देखी थी वो मैं बताऊं कि रिपोर्ट में जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी हैं निश्चित तौर पर साफ नजर आ रहा है कि तबाही कैसी हुई है, लेकिन वहां तक अभी भी पहुंचना कितना मुश्किल आपको महसूस हुआ? 30 किलोमीटर का पहाड़ी मार्ग, तब जबकि वो अवरुद्ध है, बाधित है इस वक्त, तो ये वहां तक की यात्रा कैसी रही? और अभी फिलहाल जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें कहीं कोई जीवन की उम्मीद बची है? अगर अभी भी कोई फंसा हो, कहीं कोई व्यक्ति जो लापता है जिसको ढूंढ नहीं पाए अब तक? देखिए 30 किलोमीटर का रास्ता हमने वैली के अंदर जाकर के भागीरथी नदी को पार करके फिर वैली ऊपर चढ़ के तकरीबन 30 किलोमीटर चल के आए। कई जगह रास्ते पूरी तरह कटे हुए थे, पत्थरों के ऊपर चढ़ के, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के हम लोग नीचे उतरे और उसके बाद तकरीबन 29 किलोमीटर पैदल का रास्ता हमने तय किया और फिर हम लोग हर्षिल पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि यहां पर एक नई त्रासदी जो पूरे उत्तरकाशी के लिए इस वक्त संकट बनकर खड़ी हुई है, और वो है हर्षिल में बनी हुई एक लेक, जो कि तबाही आने के बाद बन गई है एक बहुत बड़ी 4 किलोमीटर की झील। इस वक्त मैं उसी झील के बिल्कुल मुहाने पर खड़ा हूं। ये टीवी9 भारतवर्ष सबसे पहला चैनल है जो आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर की झील है। दरअसल ये देखिए, ये एक हाईवे है जो कि ऋषिकेश और गंगोत्री को जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे है और उस हाईवे पर हम खड़े हैं। ये पूरा हाईवे पूरी तरीके से मलबे में दब चुका है। यहां जहां मैं खड़ा हूं यहां पर गाड़ियां चलती थी और हाईवे होता था, लेकिन आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर वो मलबा है। और ये जो मलबा आया था हर्षिल में, इस मलबे की वजह से जो भागीरथी नदी इस हाईवे के किनारे बहती थी, उस भागीरथी नदी की जो धारा थी उसको मोड़ दिया गया और उसके बाद जो पानी था वो यहां पर धीरे धीरे करके इकट्ठा हो गया। और आप देखेंगे एक बड़ी 4 किलोमीटर जो लंबी चौड़ी झील है वो इस वक्त बन चुकी है। टीवी9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो पहुंचा है उस हेलीपैड पे, जो इस हाईवे के ठीक किनारे आर्मी का ये जो बेस कैंप था, आप देख रहे हैं बीआरओ का यहां पर बेस कैंप था। उस बेस कैंप का अपना यहां पर एक सामने हेलीपैड था, जो झंडा दिख रहा है, नजर आ रहा है। ये हेलीपैड पूरी तरीके से टूट चुका है। यहां पर तबाही की तस्वीरें, ये जो आप देख रहे हैं कैंप, ये बीआरओ का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कैंप था, जो सड़कें बनाती है, सड़कों को दुरुस्त करती है आर्मी के लिए, और ये सब भी पूरी तरीके से छोड़ गया है। तबाही के ये निशान बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धीरे धीरे करके भागीरथी नदी ने इस मलबे की वजह से, जिस पर मैं खड़ा हूं, इस मलबे की वजह से अपना जो रुख है वो नदी का रुख बदल दिया और वो सामने की तरफ चली गई, और उसकी वजह से यहां पर कृत्रिम झील बन गई। और अब ये झील एक बड़ा संकट है। पानी निकल जरूर रहा है लेकिन बहुत कम रफ्तार से निकल रहा है, जिस वजह से झील बनी है। और अगर ये झील फट पड़ती है तो सोचिए तबाही का मंजर क्या हो सकता है। ये एक बड़ा संकट इस वक्त बना हुआ है। तस्वीरें सामने है, पूरा जो नेशनल हाईवे है गंगोत्री का वो कट चुका है और उसी नेशनल हाईवे पर है हम लोग इस वक्त, जिस पर मलबा है और वो डूबी हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें धराली का यही रास्ता जाता है, और ये आप देख रहे हैं कि अब आर्मी यहां पर एक जिप लाइन बना रही है। इस जिप लाइन के जरिए जो रसद है, जो जरूरी चीजें हैं वो भेजा जा रहा है, क्योंकि चीजें आगे नहीं जा पा रही। इसी जिप लाइन के जरिए जो आर्मी ने बनाया है ये आगे की तरफ पूरा साजो सामान जा रही है। और आपको सामने सड़क नजर आ रही है जो पूरी तरीके से डूब चुकी है। धराली जाने का पूरा रास्ता कट चुका है, गंगोत्री जाने का रास्ता कट चुका है। बिल्कुल पुनीत, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें तो चिंता बढ़ाती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात टीवी9 के तमाम दर्शकों को आपने तस्वीर दिखाई है वो है वहां पर जो झील बन रही है, वो अपने आप में एक नई चिंता का विषय। अवनीश के पास चलते हैं, अवनीश के साथ वहां के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। अवनीश, लोगों से बात करिए और उनसे समझिए कि उनका जीवन कितना बदल चुका है इस प्राकृतिक आपदा के बाद, किस तरह की चुनौतियां अब उनके सामने नजर आ रही हैं। अभी देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो टीवी9 की टीम है वो धराली गांव में मौजूद है, जहां पर इसके बिल्कुल बगल में ही ये जो आपदा लगा हुआ था। अब जो यहाँ गांव के जो लोग हैं वो यही इसी परिसर में रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है उनके खाने वाने का जो इंतजाम है सब नहीं किया गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा।
इसमें लोग अवनीश, आपकी आवाज हमें साफ नहीं मिल पा रही, हम दोबारा आपके पास आएंगे। एक बार फिर से हम पुनीत के पास चलेंगे जहां वो इस वक्त मौजूद हैं। एक नई चिंता वहां जन्म ले चुकी है, जैसा कि थोड़ी देर पहले पुनीत ने दिखाया भी कि वहां पर नई झील बन रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फर्जी वोटर वाले आरोपों को लेकर सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग उनसे आरोपों और दावों को लेकर शपथ पत्र पर साइन करने की बात कह रहा है। दूसरी ओर राहुल अपने दावों पर अडिग हैं और उनका कहना है कि मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर आयोग सबूत को छिपा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से फर्जी वोटिंग रोकने का भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। अब राहुल के फेक वोटर वाले आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर से सख्ती के साथ अपनी बात को दोहराया है और महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत हरियाणा के चुनाव आयोग अधिकारियों ने राहुल से जवाब मांगा है। वहीं आज इंडिया गठबंधन बिहार में एसआईआर और चुनाव में धांधली के विरोध में संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च करेगा। तो लगातार सवाल और आरोप का सिलसिला चल रहा है। चुनाव धांधली पर आज चुनाव आयोग से विपक्ष की मुलाकात भी होनी है। दोपहर 12 बजे विपक्षी सांसदों और चुनाव आयोग के बीच मुलाकात का समय तय हुआ है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को चिट्ठी लिखी। चुनाव आयोग ने दोपहर 12 बजे मिलने का समय दिया है। चुनाव आयोग ने 30 लोगों को मिलने की अनुमति दी है। कल विपक्ष ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा था। कुमार विक्रांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुमार, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी ये, क्योंकि गंभीर आरोप लगाए गए हैं और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम दलों, इंडिया ब्लॉक के दलों की तरफ से चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा गया है। मीटिंग का उद्देश्य क्या होगा, क्या बातें होंगी मीटिंग में, क्योंकि चिंताएं विपक्ष ने पहले ही रखी हैं, आरोप चुनाव आयोग पर पहले ही लगा दिया है। देखिए, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे राहुल गांधी ने जो कर्नाटक की एक बेंगलुरु ग्रामीण की एक विधानसभा सीट का में धांधली का हवाला दिया, इन दोनों मुद्दों पर इंडिया ब्लॉक के तकरीबन 300 सांसद नए संसद भवन के मकर द्वार से केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ मार्च निकालेंगे। अगर इन सांसदों को आगे नहीं जाने दिया जाता है तो 30 सांसदों के लिए चुनाव आयोग ने अनुमति दी है कि आप 30 सांसद अपना गाड़ी नंबर दीजिए और 30 सांसद हमसे आकर मिलिए। हालांकि इसके पहले आपको याद होगा एसआईआर के मुद्दे पर भी विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग से जाकर मुलाकात की थी और बाहर आकर कहा था कि चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। तो ऐसे में आज जिस तरीके से सियासत को गर्म करने की पूरी कोशिश है इंडिया ब्लॉक की, ऐसे में ये मीटिंग काफी मायने रखती है कि इस मीटिंग के को लेकर के किस तरीके का पक्ष इंडिया गठबंधन के नेता रखते हैं और किस तरीके से चुनाव आयोग उसका जवाब देता है। शुक्रिया कुमार आपका इस जानकारी के लिए। आज संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष का मार्च है। चुनावी धांधली के मुद्दे पर विपक्षी सांसद मार्च करेंगे। सुबह 11:30 बजे विपक्षी सांसद मार्च करेंगे। विपक्ष ने चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा है। लोकतंत्र में जब सदन में आवाज नहीं सुना जाए तो लोहिया जी कहा करते थे, जब सड़कें सुनी हो जाती तो सदन आवारा हो जाता है। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इसके कि अब हम लोग सड़क पर उतरे और सरकार को आईना दिखाएं, चुनाव आयोग को एहसास कराएं कि लोकतंत्र के साथ किस तरह का अन्याय चुनाव आयोग कर रहा है। कहेंगे माननीय मोदी जी बोल दिया ना, आंदोलन जीवी कुछ लोग है, बिना आंदोलन में ये जी नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनका खाद्य है। जीने के लिए उनको कुछ नाटकबाजी करना है और करने दीजिए, करना चाहिए नोटिस, क्योंकि इतना सीमा लंघन करके ये बेकार बात में नन इशू को इशू बनाते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस किया है, उचित है। आज हर देशवासी के मन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो और चाहे वो बिहार हो। जिस तरीके से लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाबदेही से बच रही है, अपनी धमकियां दे देकर चुप कराने की विपक्ष को कोशिश कर रही है, ये कहां तक सही है?
समझ में नहीं आता है कि इंडी ब्लॉक का बचा क्या है, लेकिन जो वो आंदोलन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये उनको भी पता नहीं, क्योंकि वो बार बार बोलते हैं कि वोटर रोल में मैनिपुलेशन है, वोट थेफ्ट है, लेकिन जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसपेरेंट जवाब दिए हैं, पब्लिक एक्सेस है डिजिटल वोटर रोल्स को लेके, और वहां मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो तय करेंगे फर्दर एक्शन। 8 महीने बाद तो आप उठे हैं, लोकसभा के इलेक्शन के बाद आज आप जब टिप्पणी कर रहे हैं, लिखित रूप में कुछ सबूत आपने नहीं दिया। और आज इंडिया गठबंधन के सांसदों की डिनर पार्टी है। खड़गे ने विपक्षी सांसदों के लिए रखा है रात्रि भोज। एसआईआर और वोट चोरी को लेकर बनेगी रणनीति। चलिए और अब आपको बताते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की क्या तैयारी है। चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन का आज मार्च होना है। राहुल की अध्यक्षता में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये मार्च होना है। इंडिया ब्लॉक के सांसद मार्च में शामिल होंगे। मार्च में लोकसभा राज्यसभा के सांसद होंगे शामिल। और चुनाव आयोग के खिलाफ खड़गे की डिनर डिप्लोमेसी भी हो रही है। इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सांसदों को डिनर देंगे। आज शाम 7:30 पर डिनर का आयोजन किया जा रहा है और यहां पर बैठकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। और राहुल गांधी के वोटों में गड़बड़ी के आरोप पर पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। राहुल गांधी जी ने एक ऐसे तथ्यों को सामने रखा है, अकाटते हैं। एक व्यक्ति का नाम अनेक स्थानों पर है, अन्य अनेक पोलिंग बूथ पर है, अन्य प्रदेशों में है। आखिर ये क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कितने लोग मर गए। अरे कौन मर गए उसकी सूची तो दे दो, वो नहीं देंगे। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी जी के साथ पूरे इंडिया अलायंस पार्टनर्स इकट्ठे हैं। भारतीय राजनीति के चिर युवा और जो सिर्फ बोलने में विश्वास रखते हैं, करने में नहीं, अर्थात ढपोर संघ के आधुनिक अवतार, नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को तार तार करने वाले श्री राहुल गांधी जी, आप औपचारिक रूप से कोई चीज वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, ना चुनाव आयोग को तकनीकी दृष्टि से जो संवैधानिक रिक्वायरमेंट है उस चीज को करने का वो नहीं कर रहे हैं और आकर प्रचार कर रहे हैं। या हम सीधी बात कहें कि जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कर रही है वो चोरी की बात नहीं है, जो एक पुराना स्लोगन है, चोर मचाए शोर। तो वोटर लिस्ट के मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। और देखिए, इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोट चोरी के सबूत मांगे हैं। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने नोटिस भेजा है। आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज राहुल दें। हरियाणा चुनाव आयोग अधिकारी ने 10 दिनों में शपथ पत्र मांगा है राहुल गांधी से इस सिलसिले। तो राहुल गांधी से चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शपथ पत्र मांगा है, जवाब मांगा है और नोटिस जारी किया है। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी नोटिस जारी किया है। हरियाणा के चुनाव अधिकारी ने भी 10 दिनों में शपथ पत्र मांगा है उनके आरोपों के सिलसिले में। पाकिस्तानी सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। अपने दूसरे अमेरिका दौरे के दौरान फिर गीदड़ भभकी दी है। मुनीर ने कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ उनके देश को अस्तित्व का खतरा हुआ तो इस्लामाबाद अपने साथ आधी दुनिया को तबाह कर देगा। अपनी परमाणु गीदड़ भभकी के बाद मुनीर ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत द्वारा इस संधि को निलंबित करने के फैसले से 25 करोड़ लोगों को भूखमरी के खतरे से जूझना पड़ रहा है। तो मुनीर ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ये गीदड़ भभकी तब सामने आई है जब अमेरिका का दूसरा दौरा वो कर रहे हैं।
अमेरिका में आसिम मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी है। अगर हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाएगा। भारत ने बांध बनाया तो 10 मिसाइल से तबाह कर देंगे, ये मुनीर ने कहा। भारत तो चमचमाती मर्सिडीज है, फरारी जैसी हाईवे पर दौड़ती हुई। हम बजरी से भरे डंप ट्रक हैं, अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा। तो मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। खबर क्या है सबसे पहले वो देख लीजिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका में, और अमेरिका में मुनीर ने भारत को खोखली धमकी दी है। सिंधु जल संधि तोड़ने के नाम पर धमकी दी है। हम डूब रहे हैं होंगे तो आधी दुनिया को साथ लेकर जाएंगे। हम इंतजार कर रहे हैं कि भारत कब बांध बनाएगा। भारत के बांध बनते ही 10 मिसाइलों से हम उसे तबाह कर देंगे। ये धमकी, ये गीदड़ भभकी आसिम मुनीर की भारत। नोएडा डे केयर में मासूम से बेरहमी। मेड ने 15 महीने की बच्ची को पटका। बच्ची से बेरहमी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बच्ची के शरीर पर दांत से काटने के निशान। शिकायत के बाद मेड गिरफ्तार की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए सेक्टर 133 में ये डे केयर है, केयरा करते हैं, और डे केयर के अंदर बाकायदा बताया जाता है कि जो मेड थी वो लगातार जो डे केयर में बच्चे मौजूद थे उनके साथ अभद्रता कर रही थी, उनके साथ मारपीट कर रही थी, बल्कि उनका शोषण भी कर रही थी। तो उसको लेकर जो पेरेंट्स हैं वो केयर के जो मालिक हैं उनको इस बात की शिकायत कर रहे थे। लेकिन जब एक सीसीटीवी सामने आया तो उसके बाद पूरा खुलासा हुआ, जिसके बाद जो डे केयर के मालिक हैं उन्होंने बाकायदा पहले मेड को जॉब से निकाला। उसके बाद जब पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला आया तो पुलिस ने फिलहाल डे केयर के मालिक और साथ ही इस मेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मेड की गिरफ्तारी कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मेड है वो जमीन पर 15 महीने का मासूम बच्चा है जिसको पटक रही है। इसके अलावा दीवार पर उसका सर पटक रही है, साथ ही उसको दांतों से काट रही है। तो बच्चा घायल जरूर हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन सबसे अहम बात, जो डे केयर के मालिक हैं उनको लेकर उनकी यानी कि एक तरीके से इस पूरे मामले में उनकी किस तरीके से संलिप्तता थी उसको लेकर तफ्तीश की जा रही है, उनकी भूमिका को लेकर तफ्तीश की जा रही है। लेकिन डे केयर की मेड को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए।